हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक ही ला क्लासेस में। मैंने अपने लास्ट वीडियो सेशन में साइबर लॉ पर एक वीडियो बनाया हुआ था जिस पे चर्चा की गई थी। अभी हम फिर से एक अगली वीडियो बना रहे हैं जिसमें साइबर लॉ के मुख्य जो बिंदु हैं उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि जो साइबर लॉ है, सबसे पहले तो प्रश्न यह उठता है कि साइबर लॉ क्या है और साइबर लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका इतिहास क्या है, इसके इतिहास के बारे में, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति और जो इसके विभिन्न प्रकार के ये साइबर क्राइम्स हैं इन पर भी बात किया जाएगा। और इसकी जो लीगल पोजीशन है पूरे विश्व स्तर पे यदि देखा जाए तो इसकी क्या लीगल पोजीशन है, अर्थात जो विधिक स्थिति है, विधिक स्थान है इसके बारे में, और जो साइबर क्राइम है उनके प्रिवेंशन के लिए यानी कि उसकी सुरक्षा के लिए उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे संरक्षण होगा, इसके बारे में बात किया जा चुका है हमारे लास्ट वीडियो में। और प्रयास करेंगे कि हम अपने इस वीडियो में भी इस पर संक्षेप में बात करेंगे। जो आपका साइबर क्राइम है, तो साइबर क्राइम में ज़्यादातर जो काइंड्स हैं, जो इसके प्रकार हैं, जैसे आपके हैकिंग हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया। साइबर स्टॉकिंग के बाद जैसे आपका फिशिंग होता है, बुलिंग होता है, और जो आपके ये आते हैं एक तरह से जो बैंक कॉल्स आते हैं, फेक बैंक कॉल्स आते हैं, इस तरह के जो फर्जी होते हैं बैंक कॉल्स होते हैं, और भी तमाम से साइबर क्राइम्स के प्रकार हैं जिस पर बात करेंगे। तो इसमें जो आपका जैसे हैकिंग हो गया, तो हैकिंग में होता है कि कोई व्यक्ति किसी के सिस्टम को, कंप्यूटर को हैक कर लेता है और उसके सिस्टम पे एक्सेस कर लेता है और उसको पूरी तरह से हैक करके उसकी जो डाटा होती है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको चुरा करके उसे नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से या उसके किसी मकसद को फेल करने के या उसके मकसद को असफल बनाने के उद्देश्य से ये हैक किया जाता है। इसे हैकिंग बोलते हैं। यह साइबर लॉ में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और साइबर क्राइम का महत्वपूर्ण प्रकार है। दूसरा आपका हो गया साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग मीन्स होता है कि नेटवर्किंग के थ्रू या सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, इनके थ्रू किसी का पीछा करना, उनकी जानकारी रखना, उनके बारे में यह जानकारी रखना कि जो भी वो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो इंटरनेट के थ्रू कुछ कर रहे हैं, उनका जो भी इंटरनेट के थ्रू कोई काम होता है, उस काम के बारे में पीछा करना, बार बार जो है अनधिकृत रूप से बिना उनकी इजाज़त का या उन जो उपयोगकर्ता है, जो यूजर्स के मना करने के बावजूद भी बार बार उसकी जानकारी करना या उसका पीछा करना, उसकी जानकारी को बार बार जो है कि डिस्टर्ब करना, स्टॉकिंग कहलाता है और ये स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। तो हम दोस्तों साइबर लॉ की बात करते हुए आज इसका एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इसे हम आईटी लॉ बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 के बारे में भी बात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 जो है, यह अधिनियम 2000 में पास किया गया और इसके जो है इसमें मुख्य रूप से 13 अध्याय हैं और 90 धाराएं हैं। इसमें 13 अध्याय और 90 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां पाई जाती हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं या जो साइबर अपराध हैं या साइबर के अंतर्गत जो वो अधिकारी होते हैं, जो इसके प्राधिकारी होते हैं, जो अथॉरिटी होता है, उसके गठन और उनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में, शास्ति के बारे में, अपील के बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 के अंतर्गत या इसमें शामिल किया गया है। तो आइए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। यह 9 जून 2000 को निर्माण हुआ इसका 9 जून 2000 को, और यह जो अधिनियम है इसे हम हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बोला जाता है। यह अधिनियम 2000 का 21वां अधिनियम है और यह अधिनियम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा के आदान प्रदान
और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा, जिन्हें सामान्यतया इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहा जाता है और जिनमें संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्वलित है या इसमें शामिल है, और किए गए संव्यवहारों को विधिक मान्यता देने, सरकारी अभिकरणों या सरकारी विभागों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, सुकर बनाना, आसान बनाना, और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बैंक कार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 और उसमें और भी संशोधन करने, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का और भी संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। यह अधिनियम सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जनवरी 1997 के संकल्प के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अंगीकार की गई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संबंधी आदर्श विधि को अंगीकार किया, और ये उक्त संकल्प में अन्य बातों के साथ साथ यह भी सिफारिश की गई कि सभी राज्य अर्थात सभी राष्ट्र या सभी देश जब वे अपनी विधियों का अधिनियमन या पुनरीक्षण करें, संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों के अनुकल्पों को लागू होने वाली, यानी इस तरह के जो भी सिस्टम होंगे या इस तरह की जो भी प्रक्रियाएं होंगी उनको लागू होने वाली जो विधि होगी उसकी एक रूपता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आदर्श विधि पर अनुकूल ध्यान दें, अर्थात इस प्रकार की विधियां बनाई जाए जो भी कागज़ आधारित सूचना या संसूचना होते हैं उनका भंडारण समुचित प्रकार से किया जा सके और उनको कंट्रोल और कमांड किया जा सके। इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए और विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के द्वारा सरकारी सेवा को दक्षतापूर्वक या रूप देने का संवर्धन करना या दक्षतापूर्वक रूप प्रदान करने के लिए आवश्यक समझा गया है। तो आइए हम सबसे पहले एक ओवरव्यू देते हैं आईटी एक्ट 2000 पर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें इसके धारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम और इसका प्रारंभ, इसका विस्तार होना और लागू होना बताया गया है। इसका संक्षिप्त नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और यह पूरे भारत पर लागू होगा और यह उस तिथि को लागू होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंध के लिए भिन्न भिन्न तारीख नियत की जा सकेगी। इसके धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिस पर हम विचार करेंगे। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशिकीय या अन्य द्रुत डाटा संसाधन युक्त या प्रणाली माना जाता है। और अगला जो आपका है कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क से जैसे उपग्रह, सूक्ष्म तरंग, भौमिक लाइन, तार, बेतार या अन्य संचार मीडिया का उपयोग जो होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर साधन हो गया तो कंप्यूटर साधन अर्थात कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या सॉफ्टवेयर जो भी हैं ये कंप्यूटर साधन माने जाते हैं या कंप्यूटर साधन के अंतर्गत आते हैं। नियंत्रक होगा एक, और एक साइबर अपील अधिकरण है। साइबर अपील अधिकरण जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 48 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो आइए हम आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। महत्वपूर्ण बिंदु है आपका, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसमें जो शास्तियाँ हैं, जो प्रतिकर और अधिनिर्णय है, जैसे किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के लिए शास्ति दिया जाएगा या प्रतिकर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्वामी को जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली के भार साधक हैं या उसके मालिक हैं, उनके बिना आदेश के या बिना उनकी आज्ञा का ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क को हानि पहुंचाता है, उसकी डाटा को प्राप्त करता है या उसे चुरा लेता है या उसे हानि पहुंचाता है या उसे डाउनलोड करता है, उसकी प्रतिलिपि करता है, कॉपी करता है, नकल करता है
बिना उनके इजाज़त का उसमें किसी प्रकार का संदूषक या कंप्यूटर वायरस प्रवेश करता है या कराता है, इस तरह की जो भी अपराध होंगे या जो भी इस तरह का दिक्कतें पैदा की जाती हैं किसी के कंप्यूटर सिस्टम में, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने का दायी होगा। वह व्यक्ति ये उत्तरदायी होगा कि जिसको वह नुकसान पहुंचा रहा है उसे प्रतिकर के रूप में या नुकसानी के रूप में उसे इस प्रकार का नुकसानी दे। साथ ही साथ अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये है आपका अध्याय 10 में साइबर अपील अधिकरण की बात की गई है, जो कि धारा 48 में है। 48 में साइबर अपील अधिकरण की स्थापना की बात की गई है। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जो साइबर अपील अधिकरण होते हैं उसमें एक या एक से अधिक अपील अधिकरणों की स्थापना कर सकेगी, और केंद्र सरकार निर्दिष्ट अधिसूचना में अगर उसको जैसा भी समझ में आएगा विषय और स्थान भी निर्दिष्ट करेगा जो कि जिसमें जिनके संबंध में साइबर अपील अधिकरणों को अधिकारिता प्राप्त होता है, वो ये मानेंगे कि हमारा कितने क्षेत्र में अधिकारिता है, किस क्षेत्र में और कहाँ तक अधिकारिता है। तो ये आपका आईटी एक्ट का जो अध्याय 10 है उसके धारा 48 में अधिकरण के अपील की बात की गई है अधिकरण में। फिर आपका पद त्याग और पद से हटाया जाने के बारे में है धारा 54 में। धारा 54 में जो साइबर अपील अधिकरण हैं उनके अध्यक्ष को या सदस्य को केंद्रीय सरकार को संबोधित करके यदि वो चाहते हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं या उसके 2 सदस्य हैं, यदि वो चाहते हैं तो केंद्र सरकार को स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकते हैं या केंद्र सरकार द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे हम इस पर विचार करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अगले महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार की जो नियम बनाने की शक्ति है, केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंध को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र और इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। और धारा 3 क की उपधारा 2 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक की विश्वसनीयता पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास रहा। और इसमें जो आपका अगला धारा है 88 धारा 88 में सलाहकार समिति के गठन की बात की गई है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र एक समिति का गठन करेगा जिसे साइबर विनियमन सलाहकार समिति कहा जाएगा। साइबर विनियमन सलाहकार समिति में एक अध्यक्ष होगा और उतनी संख्या में ऐसे अन्य शासकीय या अशासकीय सदस्य होंगे जो मुख्य रूप से प्रभावित हितों का प्रतिनिधित्व करते हों या जिन्हें विषय वस्तु का विशेष ज्ञान हो। तो यह इस प्रकार से आपके आईटी एक्ट 2000 पे एक छोटा सा वीडियो सेशन रहा और यह साइबर लॉ के सिलेबस में महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया। और साइबर लॉ के और भी जो आपके टॉपिक रहे हैं ये हमारे अगले वीडियो में बनाई जा चुकी है, तो इसको आप देखें, इससे आपको मदद मिलेगा और आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू।